ना ना ना, कोई बदलाव नहीं। दुष्यंत चौटाला जो है ना, बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्टिक आदमी, जो आदमी अपने मंच पे चौधरी छोटू राम को गालियां दिलवा सकता है और चुपचाप बैठ के तालियां बजा सकता है, उस आदमी से मैं किसान के भले की या परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकता। जो रामकुमार गौतम 23 मार्च 2018 को 19 को इन्होंने किया था बरवाड़ा में, उसके बाद मैं इस बारे में क्लियर हूँ कि ये कोई परिवर्तनकारी सैद्धांतिक सोच नहीं है। प्योर जो एक पॉलिटिकल सोच होती है ना, अपॉर्चुनिस्ट, भाई ये यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, वो मामला है। जब समय आया ना, उस समय पे निराशा हताशा जो इतने लंबे संघर्ष की रही, वो मेरे में घर कर रही थी। मेरे को लगा ये खड़े होते नहीं, समाज कुटवा पिटवा के मुकदमे लगवा के और फिर भुगतने खुद को पड़ते हैं। चलो वो इस्तीफे का किसान को फायदा कितना हुआ कितना नहीं हुआ, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। इनकी महत्वाकांक्षा कितनी थी कितनी नहीं थी, उस पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन एट लास्ट पूरे देश में कोई आदमी आया जिसने हिम्मत तो कर दी, खतरा तो उठा लिया दोबारा इलेक्शन में जाने का। जेजेपी के जो बैठे हैं उनके ऊपर इतना दबाव था, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला ने चाहे किसी महत्वाकांक्षा से करी हो, लेकिन हिम्मत कर ली। और उस हिम्मत के बाद अब दोबारा जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो एट स्टेक क्या है? एट स्टेक भाजपा सरकार तो कोई जाने वाली है नहीं, हार जाने से जीत जाने से ना उनको कोई बड़ा फर्क पड़ना। एट स्टेक है किसान के प्रति किसान की क्रेडिबिलिटी। यदि किसी ने किसान के प्रति इस्तीफा दिया है, हालांकि मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील भी करी थी अभय चौटाला से। कभी कोई नेता सोचता है मेरी पहचान बड़ी हो जाए, कभी कौन सा सोचता है मेरी छोटी रहेगी, मैं भी बड़ी पंचायत कर लूँ। तो पंचायत शब्द का तमाशा बना दिया। हरियाणा प्रदेश के मेरे तमाम बुद्धिजीवी बुजुर्गों नौजवान साथी, तमाशा मत बनाओ चीज़ों का। ये तमाशा जो है आगे जाके नुकसान करेगा। वो यशपाल मलिक जो तमाशा बना के गया था जाट आरक्षण के नाम पे, जाट शब्द की मान सम्मान के नाम पे, दोबारा कोई जाट आरक्षण का जिक्र करने वाला नहीं मिला। दोबारा कोई जाट आंदोलन का जिक्र करने से चिढ़ होगी। लोगों ने लगा रखा है फलाने का कुर्ता पाड़ लो, फलाने को लटक जाओ, फलाने कर लो। और फलाने किसी भी नेता के साथ अगर कोई हो जाता है, कुछ वारदात हो जाती है, लाठीचार्ज हो जाता है किसी बुजुर्ग का, फिर ये सारे नेता तमाम आ जाते हैं। फिर ये कहने लगते हैं भाई ये तो सरकार ने अत्याचार कर दिया, और वहाँ जम के बैठ जाते हैं हमारा मुकदमा वापस ले लो। वो मुकदमा वापस हो जाता है, शाम को उनको छोड़ देता है, फिर ताली पीट के जीत गया किसान, जीत गया किसान। बता कौन सी 1857 की लड़ाई जीत गया भाई किसान? लेकिन यहाँ भी 2 घंटे टाइम पास सा करके और जीत की ताली पीट के, और एक ये तमाशा बना रखा है, नेताओं के विरोध के नाम पे आम लोगों को झोंक रखा है पिछले तकरीबन 8-9 महीने से। अब वैसे तो जब आंदोलन दिल्ली में लड़ा जा रहा है, एक बड़ी समझने वाली बात है, जब आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जब हमने सारी ताकत दिल्ली झोंक रखी है, तो वहाँ कोई कठोर फैसला लेके वहाँ कोई कदम उठाने के बजाय यहाँ तहसीलों में गांवों में धक्के क्यों खिला रहे पब्लिक को? भाई वहाँ की दिल्ली की कॉल क्यों नहीं करते? दिल्ली की कॉल करने का इन नेताओं के पास दम नहीं है। हम क्रांति को भीड़ तंत्र से कंपेयर कर लेते हैं कई बार। क्रांति का मतलब होता है एक सोची समझी योजना के साथ, बिना समझौतावादी हुए एक तय प्लान के साथ काम करना। अब हरियाणा प्रदेश में कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कितनी बार लाठीचार्ज हो चुके हैं, कितनी लोगों के सर फूट चुके हैं, और ये मान के चलो 40,000 से ज़्यादा अभी मुकदमे वांछित कर रखे हैं। अभी हमारा भाई एक्सपायर हुआ, और शहादत की जहाँ तक बात है 700 के लगभग तो रोज़ ये कहते घूम रहे हैं हमारे सारे भाई कि 700 शहीद हो गए, 700 शहीद हो गए। अब क्रांति का मेरा क्या मतलब है कि ये जो छुटवैया काम, अब 2 घंटे का जाम लगा दिया, 2 घंटे के जाम से वही रोड जाम का मुकदमा लगता है, और आप 2 महीने उस रोड को बंद कर दो तो वही लगता है। देखिए मैं साफ बात कर लेता हूँ मोहित भाई, क्योंकि बातों को घुमाने फिराने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम साथियों से बात कर रहे हैं। हमारे जो किसान नेता हैं, इनकी उम्र नहीं, इनकी सोच बुजुर्ग हो चुकी है। यदि आप उसके अलावा कोई रास्ता चुनते हो तो आपको सत्ता से टकराना पड़ेगा। बिना टकराए टाइम पास करके अपना रोज का आज से कल से परसों तो बात बनती नहीं। आज तक अगर और कुछ नहीं होता, मैं नेताओं को कहना चाहता हूं और समाज को भी कहना चाहता हूं, अरे कम से कम इनको भूखे तो बैठा देते। ये जो हमारे जितने नेता बने हुए, हम 500-300 जितने संगठन हैं, इनको कह देते हुए मामरनसन पे बैठ जाओ 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कोई कुछ तो हो, त्याग कहीं तो हो। त्याग की बजाय भाई टाइम पास चल रहा है। अरे भाई इनको चुनाव की ओर जाने से पहले एक बार इनको दिल्ली के रास्ते में खड़ा करके देखो। अगर इनको लठों से डर लगता है तो लोगों को लठों में क्यों झोंक रहे हैं भाई? अगर इनको सरकार से टकराव से डर लगता है तो ये फार्म भरे क्यों थे भाई? सीधी राजनीति कर लेते भाई। 2 ही तरीके हैं समाधान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा और मेरा नाम है मोहित लाठर। आज मेरे साथ संदीप भारती हैं। हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा जो आज के दिन पड़ाव देखा जा रहा है वो ऐलनाबाद इलेक्शन का है। नाम आता है, अगर सोचा जाए तो सबसे बड़ा नाम आना चाहिए हमारे किसान आंदोलन का। लेकिन राजनीति है, राजनीति चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है और आज कपास के मुद्दे की खासकर भाई ने बात की थी। इन मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आज आप लाइव आए थे करीब 11 बजे, तो उसके बारे में बताइए, एक्चुअल मुद्दा क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज का हमारा जो मुद्दा है कि हम सरकार से टकराव में कुछ ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे रोज़ के जीवन को प्रभावित करती हैं।
अब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बड़ा ढिंढोरा पीटा, इसके नाम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गाया गया, लेकिन इसका फ़ायदा किसान को कितना मिल रहा है वो ना तो सरकार देख रही है और ना ही किसान गौर कर रहा है। पूरे देश के हज़ारों करोड़ रुपए देश की सरकार प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को देती है, प्रदेश की सरकारें देती हैं, लेकिन किसान के खाते में नाम मात्र की राशि उन्हीं किसानों को मिलती है जो थोड़े बहुत जागरूक हैं। आज मैंने जगाने का प्रयास किया कि इस फसल बीमा योजना के जो पैरामीटर्स हैं इनको किस तरीके से बीमा कंपनियां अपने हिसाब से करके और हज़ारों करोड़ रुपए एक प्रदेश से मुनाफा खा रही हैं। तो कपास की जो फसल है, पूरे हरियाणा की फसल बर्बाद है, कई जगह बीज की समस्या है, ना तो सेम की और ज़्यादा बरसात के कारण ख़त्म हो रही है। अब सरकार पहले मुआवजा देती थी सर्वे वगैरह करवा के अपना, अब सरकारों ने वो प्रक्रिया बंद कर दी है। इस किसान आंदोलन के चक्कर में और बहाना मिला हुआ है। तो हमारा किसान समाज ये भूले बैठा है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे इस बार ये बरसात ज़्यादा बरसात के रूप में आई है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। अब सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही, सरकार ने बीमा योजना बीमा कंपनी के नाम चिपका दी। तो बीमा कंपनी से ये लिया कैसे जाए वो मैंने प्रक्रिया बताई थी। उसके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करती है कंपनी सरकार के आदेश से कि कोई भी गाँव एक उसका सेट पैरामीटर होता है कि उसके 4 कोणों से उपज का एक बेसिक वो लिया जाता है औसत। अगर वो जो निर्धारित औसत होती है उससे कम होता है तो उसकी भरपाई जितनी रकम से होती है वो बीमे की मुआवजे के रूप में किसान को दी जाती है। सिरसा वाले किसान बड़े जागरूक थे, वो उन्होंने एक साल में एक मतलब सेशन में 200-300 करोड़ रुपए कई बार मुआवजा लिया। लेकिन हमारा खास तौर पर हमारा हिसार हो गया, जींद हो गया, कैथल हो गया और बाकी हमारा जो इलाका भिवानी का है, यहाँ हम उस स्तर पर जागरूक नहीं थे। तो आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि लड़ाई भिड़ाई संघर्ष आंदोलन करते रहते हैं। एक बीमा कंपनियों के हमने जो करोड़ों रुपए प्रीमियम दे रखा है, हर किसान जो जिसका केसीसी है उसके 1732 रुपये कपास का प्रति एकड़ कट चुका है ऑलरेडी। जब हमारा 1 किले पे 1700 रुपये 1800 रुपये जा चुका है, इससे 2 गुना सरकार ने प्रदेश की ने 2 गुना केंद्र की ने, मानो बीमा कंपनियों को 7 से 10 हज़ार रुपये के लगभग अमाउंट जा चुका है पहले ही। तो क्यों ना हम वो अपना अधिकार जो है वो लें। वास्तव में हमारी फसल बर्बाद है, तो उसके लिए हमने आज समझाने का प्रयास किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भाई ये बीमा कंपनियां जिस तरीके से किसान को खाती हैं, जिस तरीके से हमारे टैक्स के पैसे को सरकार के प्रीमियम के रूप में खाती हैं, उसके खिलाफ आप जागरूक हो जाइए। हर गांव में 10-10 नौजवान भाई अपनी कमेटी बनाएं और जो आपका खंड कृषि अधिकारी है आपके गाँव में जिसकी ड्यूटी है उसके पास जाके पूछिए कि हमारे गाँव का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो चुका है क्या। यदि हो चुका है तो हमारे को दिखाया जाए औसत उपज हमारी कितनी निकली है पहली चुगाई की। अगर वो कहे हो चुका है तो पिछला रिकॉर्ड चेक करिए और आगे 2 चुगाई और होनी है कपास की, उसके ऊपर खड़े होइए। अगर 100 ग्राम की भी गड़बड़ी करते हैं एक बार में तो कंपनी को कईयों करोड़ रुपए का फायदा होता है। आपके कईयों करोड़ रुपए सिर्फ 100 ग्राम की जो ये कांटा लिए होते हैं उस गड़बड़ी से कमा लेते हैं। उसके अलावा मेरे भाई ये सेटिंग करके ऐसा भी कर देते हैं कि ढंग से सर्वे ही नहीं करते। ये जो पटवारी हैं, ये जो कृषि अधिकारी हैं, ये जो गाँवों के नंबरदार 1-2 हैं, ये इनको ऐसे यूज़ कर लेते हैं पैसे वैसे में सेटिंग करके, जिससे सही जो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाता। अब हिसार में मैं बताऊँ आपको 16 मतलब मन प्रति एकड़ की वो है निर्धारित उपज कि इससे नीचे होगी तो किसान को मुआवजा मिलेगा। और हिसार जो ब्लॉक है उसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे फसल नहीं है 10-12 मन की भी, तो मुआवजा तो ये मानो 2-2.5 क्विंटल का बना बैठा है, 12 से 15 हज़ार रुपये मुआवजा तो बना बैठा है। लेकिन ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के नाम पे अधिकारियों को पैसे खिला के बीमा कंपनियां अपना करोड़ों रुपए डकार जाती हैं। तो मेरे नौजवान भाई अपनी अपनी टीमें बना के, अगर कहीं मेरी ज़रूरत हो कोई जानकारी में मैं दूंगा, रास्ता बताने का मैं काम करूँगा, और कहीं ज़रूरत पड़े तो इनको भाई अगर आंदोलन के माध्यम से इनको पकड़ना पड़े तो उसके लिए भी हम आपका साथ देंगे। तो तमाम मेरे भाई इस बात पर गौर करें। चलिए, एक दूसरा मुद्दा किसान आंदोलन की बात करना चाहूँगा आपसे। करीब 1 साल हो गया है जी। क्या देखा अब तक, आपके क्या समझते हो और क्या लगता है क्या होगा? देखिए, मैं साफ बात कर लेता हूँ मोहित भाई, क्योंकि बातों को घुमाने फिराने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम साथियों से बात कर रहे हैं। हमारे जो ये किसान नेता हैं इनकी उम्र नहीं, इनकी सोच बुजुर्ग हो चुकी है। अब देश की आज़ादी की लड़ाई में एक पड़ाव था जो गांधी जी ने जिस तक देश को पहुंचा दिया। भी देश को 1857 की क्रांति के कारण जो दबाव में था देश अंग्रेजों के, लड़ने की हिम्मत नहीं थी हथियार उठाने की, तो शांति से मोबिलाइज कर दिया, लोगों को जोड़ दिया। लेकिन जोड़ने के बाद गांधी जी के पास अगला रास्ता तो था नहीं कि अंग्रेज देश छोड़ के भाजेंगे कैसे। 10 दिन भूखे बैठे, 15 दिन भूखे बैठे, कभी ऐसे हो के नाम पे कुछ करा, कभी अंग्रेजों को उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन गांधी जी के पास रास्ता कोई था नहीं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने आगे का रास्ता बताया। भगत सिंह ने कुर्बानी दे के बताया कि भी मरने से यदि डरोगे तो बात बनेगी नहीं। जब पूरा देश 1939-40 में देश खड़ा हो गया लड़ाई के मैदान में और विश्व युद्ध छिड़ गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, ये
ऐसा समय है जब पूरा देश लड़ने मरने को तैयार है। समाधान के लिए खुला आह्वान करिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, नहीं तो हम छुड़ा देंगे। गांधी जी ने वो नहीं करा। 2 साल तक गांधी जी बात को लटकाए रहे, टाइम पास करते रहे। नेताजी को, जो इस देश की सबसे, मैं मानता हूं आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े नेता, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। और बाद में गांधी जी को मजबूर होकर देश छोड़ो का नारा देके और ऐसे जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन था चलाना पड़ा। यहाँ उसका कितना इफेक्ट पड़ा वो तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन नेताजी ने विदेश से फौज इकट्ठी करके इतना दबाव में अंग्रेज ला दिए, ऐसा माहौल बना दिया देश की फौज में कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के समय अंग्रेजों ने इस बात का एहसास कर लिया कि देश को छोड़ के भागना पड़ेगा, वरना देश जो है ना लठ मार के भगाएगा तुम्हारे को। जो सुभाष की जो सोच थी वो 1940 में देश की जरूरत थी, लेकिन गांधी जी जबरदस्ती चिपके रहे, मानने को तैयार नहीं हुए। हमारा जो ये वर्तमान नेतृत्व है, ये वैसे तो मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ, इनको कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन इनकी सोच गांधी जी से नहीं मिलती है, गांधी जी से भी नहीं मिलती है। इन्होंने तो एक ये मान के चलो ठीक है, लोगों को मोबिलाइज करके मैदान में खड़ा कर लिया 3 काले कानूनों के नाम पे। आगे का रास्ता क्या इनके पास? किसी के पास नहीं है। अब 10 महीने से जहां आंदोलन खड़ा था उससे पीछे जाने लग रहा है। 26 जनवरी को जितने ट्रैक्टर दिल्ली में किसान के रूप में गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, आज उतने आदमी भी इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। लाखों ट्रैक्टर गए थे, आज लाखों आदमी इकट्ठा करना भी एक चुनौती बन रही है। ठीक है, कहीं हमारा कोई भाई एक्सपायर हो जाता है सरकार की लाठी गोली से, माहौल बन जाता है, लेकिन मेरे भाई बॉर्डरों पे कितनी कमजोरी आ चुकी है, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा है। तो मेरे कोई नेताओं के पास ऐसी कोई सोच नजर नहीं आती जो केंद्र सरकार को घुटनों पर लाने के लिए जरूरी होती है। ये गांधीवादी सोच वाले भी नहीं है, एक टाइम पास सा इन्होंने माहौल बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कितने ही लंबे समय की बात कर लो, इनसे कोई समाधान होने वाला है। तो मेरे को थोड़ा सा उम्मीद नौजवानों से है कि नौजवान खड़ा होके, जिस तरह भगत सिंह ने, जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व पे दबाव बनाया और नेतृत्व नहीं माना, तो अपने तरीके से लड़ाई लड़के और अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने का काम करे। तो आज जो ये काले अंग्रेज बैठे हैं, जो हमारी ज़मीन पे जिनकी निगाहें हैं, जो ये 3 कानून लाके और आगे अपना तंत्र मजबूत करके किसान को दबाना, किसान को कुचलना और किसान की ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि नौजवान खड़ा होके, अब वो समय आ चुका है जब वो कहते हैं ना परिवर्तन का समय, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव निकट है, पंजाब में चुनाव निकट है। यदि यूपी और पंजाब का चुनाव ये बीजेपी ऐसे का ऐसे निकाल ले जाती है तो आगे फिर दबाव में ये नहीं आने वाली है 2024 से पहले। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये परिवर्तन का समय है। अक्टूबर और नवंबर का महीना, हरियाणा प्रदेश का नौजवान खड़ा होके और इन नेताओं की जो ये गांधीवादी से भी कमजोर जो सोच और नीति है, इसको एक तरफ करके और क्रांतिकारी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस आंदोलन को सफल कराएगा। फिर क्रांतिकारी में कई दिक्कतें आती हैं संदीप। क्रांतिकारी सोच की अगर बात आती है तो जैसे क्रांतिकारी लगा लो, गलत उसमें हुआ था। अब कुछ दिन पहले आपने देखा था किसानों के ऊपर से गाड़ी उतार ले गए। अगर वहाँ पर उस समय कुछ हो जाता तो मारकाट भी मच सकती थी। ऐसी क्रांतिकारी सोच के साथ दिक्कत है, क्योंकि क्रांतिकारी सोच होना अच्छी बात है, लेकिन उसको लीड कौन करेगा? अगर आप लीड नहीं करोगे तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी, मॉब्स हो जाएंगे वो। देखिए, क्रांतिकारी में और भीड़वाद में फ़र्क होता है। समस्या हमारे समाज की क्या है कि क्रांति वैसे हम इस्तेमाल कर देते हैं, हम तो कितने एक बड़े क्रांतिकारी हैं, वो तो बात ही है नहीं। हम क्रांति को भीड़ तंत्र से कंपेयर कर लेते हैं कई बार। क्रांति का मतलब होता है एक सोची समझी योजना के साथ, बिना समझौतावादी हुए एक तय प्लान के साथ काम करना। अब हरियाणा प्रदेश में कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कितनी बार लाठीचार्ज हो चुके हैं, कितनी लोगों के सर फूट चुके हैं, और ये मान के चलो 40,000 से ज़्यादा अभी मुकदमे वांछित कर रखे हैं। अभी हमारा भाई एक्सपायर हुआ, और शहादत की जहाँ तक बात है 700 के लगभग तो रोज़ ये कहते घूम रहे हैं हमारे सारे भाई कि 700 शहीद हो गए, 700 शहीद हो गए। अब क्रांति का मेरा क्या मतलब है कि ये जो छुटवैया काम, अब 2 घंटे का जाम लगा दिया, 2 घंटे के जाम से वही रोड जाम का मुकदमा लगता है, और आप 2 महीने उस रोड को बंद कर दो तो वही लगता है। अगर कोई टकराव की नौबत आएगी तो मेरे भाई तभी जाके समाधान होगा। टकराव की जो चिंता है, जो डर है, वो सरकार को भी उतना ही है जितना हमारे समाज को। चलो प्रेडिक्शन करो, इसका क्या होगा आंदोलन और कब तक होगा? आंदोलन का देखिए, हमारे को अपनी नौजवान पीढ़ी पे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि हम यूपी चुनाव से पहले, पंजाब चुनाव से पहले सरकार को घुटनों पर लाने में सफल होंगे, और 3 कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। लागत से 1.5 गुना भाव का MSP का कानून बनाना पड़ेगा। किसान के सर पे जो कर्जे हैं वो सरकार को बट्टे खाते लगाने पड़ेंगे। जो हजारों पे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं वो हाथ जोड़ के इनको वापस लेने पड़ेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैं हरियाणा प्रदेश के नौजवान भाइयों को मान रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत नहीं कि मेरे में मैं कोई नुमान हूँ, हरियाणा के नौजवान भाइयों की ताकत को मैं मान के ऐसा कर रहा हूँ। और मैं साफ कह रहा हूँ कि भाई हमारे जो आंदोलन का या आक्रामक आंदोलन का मतलब कोई दंगा फसाद करना नहीं होता है। आंदोलन का मतलब है कि देखो, आपने रोड जाम करके 1 दिन का मुकदमा लगवा लिया,
मैं कहता हूं आप 1 महीने के रोड जाम का ऐलान करो, आप कोई भी 1 महीना रोड नहीं खोलेंगे, आपको 1 महीना दिल्ली को बिल्कुल बंद करेंगे वो, और ये जो 2-2 घंटे वाला है इनके इफेक्ट में, प्रभाव में जो फर्क पड़ेगा वो दिल्ली को पता है उस बात का। लेकिन यहाँ भी 2 घंटे टाइम पास सा करके और जीत की ताली पीट के, और एक ये तमाशा बना रखा है, नेताओं के विरोध के नाम पे आम लोगों को झोंक रखा है पिछले तकरीबन 8-9 महीने से। अब वैसे तो जब आंदोलन दिल्ली में लड़ा जा रहा है, एक बड़ी समझने वाली बात है, जब आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जब हमने सारी ताकत दिल्ली झोंक रखी है, तो वहां कोई कठोर फैसला लेके वहां कोई कदम उठाने की बजाय यहाँ तहसीलों में, गांवों में धक्के क्यों खिला रहे हो पब्लिक को? भाई वहां की दिल्ली की कॉल क्यों नहीं करते? दिल्ली की कॉल करने का इन नेताओं के पास दम नहीं है। पब्लिक का ध्यान अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ लगा रखा है, फलाने का कुर्ता पाड़ लो, फलाने को लटक जाओ, फलाने कर लो, और फलाने किसी भी नेता के साथ अगर कोई हो जाता है, कुछ वारदात हो जाती है, लाठीचार्ज हो जाता है किसी बुजुर्ग का, फिर ये सारे नेता तमाम आ जाते हैं, फिर ये कहने लगते हैं भाई ये तो सरकार ने अत्याचार कर दिया, और वहां जम के बैठ जाते हैं, हमारा मुकदमा वापस ले लो। वो मुकदमा वापस हो जाता है, शाम को उनको छोड़ देता है, फिर ताली पीट के जीत गया किसान, जीत गया किसान। बता कौन सी 1857 की लड़ाई जीत गया भाई किसान? किसान का सर फूटा, किसान भीतर गया। अब जितने भी ये नेता, सो कॉल्ड नेता हमारे, ये तो फिर अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं अपनी व्यक्तिगत, इनके पीछे हैं। बिल्कुल साफ है। देखिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूं, मैं उसको भी मानता हूं कि मैंने, मेरे किसान समाज की जो सोच, हमारा किसान समाज अब भी मानसिक रूप से गुलामी में जकड़ा हुआ है। हमारा किसान समाज आज भी हुड्डा चौटाला से ज्यादा कोई अपने पीढ़ी का कोई नेता देख के राजी नहीं है। नौजवान भी सोचते हैं कि यार ये तो अपने दम पे कर रहा है, ये तो ये हो जाए, मतलब जो कमजोरी है हमारे समाज में, जो मानसिक कमजोरी बहुत ज्यादा है। ये जो नेता है, मैं तो फिर भी निर्दलीय हिम्मत कर गया था। इन नेताओं ने तो पार्टियों से चुनाव लड़ रखा है सभी ने। योगेंद्र यादव की खुद की पार्टी है, राकेश टिकैत पार्टियों से चुनाव लिया, गुरगांव चरण ने लड़ लिया, सुरेश कोथ ने लड़ लिया, और पंजाब वालों की इतनी बड़ी बनी नहीं कभी कोई इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो। तो नेता तो तमाम ही राजनीतिक हैं, लेकिन ये जो एक बार बार झूठा चोड़ा ये 8-10 महीने से कह रखे गैर राजनीतिक लड़ेंगे, क्रांति करेंगे, ये तो कोरा ही ढकोसला था। अब राजनीति अगर इनको करनी थी खुली तो पहले दिन से बता देते, राजनीतिक तरीके से अगर समाधान लेना है तो ये 700 लोगों को मराने की जरूरत क्या थी? हजारों लोगों पे मुकदमे लगवाने की जरूरत क्या थी? खुलेआम कह देते पार्टी बना के चुनाव लड़के समाधान करेंगे। लोगों की भावनाओं को भड़का के, उनको सड़क पे ला के, उनको मरने मारने के कस्मे वादे करके, और फिर आप कहते हो कि यार ये तो राजनीति से समाधान होगा। या तो मूर्ख हो या दूसरों को मूर्ख बनाना चाह रहे हो। अब कोई आदमी 70 साल की उम्र में लोगों को 1 महीने 2 महीने 1 साल चक्कर कटा के कहता है कि यार ये समाधान है, ऐसे नहीं, समाधान तो राजनीति से होगा। इसका मतलब उनकी मंशा यही थी राजनीति की। वो तो एक माहौल को पकाना चाह रहा था, वो तो एक नकारात्मकता पैदा करना चाह रहा था कि 10 महीने बैठे हो गए, भाई समाधान नहीं हो रहा। तो मेरे भाई ये तमाम हमारे जो राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति के बिना सारे समाधान मिल जाएंगे, लेकिन जब समाज ने आपको लड़ने के लिए ताकत दे रखी है तो उसको अपनी गोटियां, राजनीतिक गोटियां फिट करने में इस्तेमाल करके समाज के साथ ही खुलेआम धोखा हो रहा है। और इस धोखे से मैं ऐसा मानता हूं कि समाज में कमजोरी आएगी और समाज में किसान के अपने संघर्ष के प्रति नकारात्मकता पैदा होगी। हरियाणा में एक उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है एलनाबाद का, वही कैंडिडेट थे, उनका ही पर्चा दोबारा आ गया है, ताकतवर भी उन्हें माना जाता है, लेकिन फिर भी क्या जगह होगी इस इलेक्शन की इस हरियाणा की राजनीति में? देखिए हरियाणा की राजनीति में ये कहते हैं ना कि अभय चौटाला ने ये किसानों के लिए चाह रहे थे मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी दोबारा से कोई पहचान बने, इनको मौका कोई मिल नहीं रहा था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलो वो इस्तीफे का किसान को फायदा कितना हुआ कितना नहीं हुआ मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, इनकी महत्वाकांक्षा कितनी थी कितनी नहीं थी उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एट लास्ट पूरे देश में कोई आदमी आया जिसने हिम्मत तो कर दी, खतरा तो उठा लिया दोबारा इलेक्शन में जाने का। जेजेपी के जो बैठे हैं उनके ऊपर इतना दबाव था, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला ने चाहे किसी महत्वाकांक्षा से करी हो लेकिन हिम्मत कर ली, और उस हिम्मत के बाद अब दोबारा जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो एट स्टेक क्या है? एट स्टेक भाजपा सरकार तो कोई जाने वाली है नहीं, हार जाने से जीत जाने से ना उनको कोई बड़ा फर्क पड़ना। एट स्टेक है किसान के प्रति किसान की क्रेडिबिलिटी। यदि किसी ने किसान के प्रति इस्तीफा दिया है, हालांकि मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील भी करी थी अभय चौटाला से कि आप किसी आम किसान को, किसी संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट को या आम कोई खाप पंचायत करके किसान को आगे कर दो, आप इसको ना लड़ो। लेकिन उनकी ये थी कि भाई इस तरीके से किसान की आवाज़ विधानसभा में कमज़ोर पड़ जाएगी, उनकी जो भी सोच थी उन्होंने खुद लड़ने का फैसला करा। तो किसान के ऊपर एक भारी एक दबाव आ गया। यदि ये अभय चौटाला यहाँ से चुनाव नहीं जीतते हैं तो आगे राजनीति जो है वो किसान को कमज़ोर मान लेगी। राजनीति में किसान अप्रासंगिक हो जाएगा। जो बार बार हम राजनीति के माध्यम से समाधान की बात करते हैं, ये मान लिया जाएगा कि भाई किसानों के लिए जिसने इस्तीफा दिया वो भी किसान उसको भी अगर दोबारा नहीं जिता सकते तो किसान का भरोसा कौन करेगा? हम बार बार बात करते हैं भी हमारे लिए इस्तीफा दे दो जेजेपी वालों,
बीजेपी वाले ओम इस्तीफा दे प्रकाश दो। चौटाला बाहर आए हैं, कुछ फर्क पड़ेगा उनके आने से? हरियाणा की देखिए- नॉट इनेलो बट हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि वो एक बड़े ऊंचे कद के नेता हैं। देखिए ऊंचे कद के नेता हैं, लेकिन समस्या उम्र भी एक चीज़ होती है। अगर वो मान लो 71 के होते, 65 के होते तो अलग बात होती। वो हरियाणा के सबसे बड़े वक्ताओं में से एक हैं, सबसे प्रखर वक्ताओं में जो जनता को उठाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि उम्र का जो उनके ऊपर प्रभाव है उसकी वजह से उतना फ़ायदा वो नहीं दिला पाएंगे जितनी इन्हें लोगों को खड़ा होने के लिए ज़रूरत है। फिर भी जो भी है फ़ायदा तो इन्हें लोगों को इस बात का मिलेगा है कि इतना बड़ा चेहरा दोबारा से मैदान में आया है, तो फ़ायदा तो निस्संदेह इन्हें लोगों को मिलेगा। और राजनीति में एक जो कि एक बाइपोलर जो पॉलिटिक्स हो रही थी हरियाणा की, उसमें भी एक तीसरा धड़ा जो है उभर के आएगा। उसका भी थोड़ा सा राजनीति में प्रभाव तो देखने को मिलेंगे। पार्टियों को अपनी जो रणनीतियां हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। यूपी और पंजाब में इलेक्शन, उसके बारे में क्या सोचते हो? देखिए यूपी का जो चुनाव है वहाँ समस्या ये है कि लखीमपुर की घटना से पहले हम किसान का मुद्दा बना ही नहीं पा रहे थे। वहाँ इश्यूज नेशनलिज्म इशू है, वहाँ धर्म का इशू है, वहाँ और अलग अलग तरह के इशू योगी सरकार ने बना रखे हैं, तमाम पार्टियों ने बना रखे हैं। तो यहाँ से लखीमपुर की घटना से किसान जो था ना, उस इलाके में कोई चिंगारी लगी थी जहाँ भाजपा अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती थी, जहाँ 100% भाजपा का सक्सेस रेट था। वेस्टर्न यूपी को तो भाजपा ने मान लिया था कि चलो ना देंगे, क्या बात है। तो हमने भाजपा के हार्टलैंड में, भाजपा के गढ़ में ये जो लखीमपुर की घटना हुई है, इससे बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता था यदि ये नेता घुटनों पे नहीं आते तो। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा एक नेता जाके बिचौलिए का काम करके ठंडा करने का काम कर रहा है कि यार ठंडा करने की ज़रूरत है। भाई ठंडा करने की ज़रूरत है तो फिर घर बैठ जाओ, फिर आंदोलन लड़ने की ज़रूरत क्या है। जो उन भाइयों की कुर्बानी हुई है वो उनकी कुर्बानी का समाज को फ़ायदा तब मिलता जब वहाँ से कोई बड़ा फैसला लिया जाता, या तो पूरे देश को बंद किया जाता, या भाई वहाँ मौके पे ही कोई बहुत बड़ा समागम करके वहीं से कोई विद्रोह की शुरुआत करी जाती जो यूपी में और केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मैसेज देने का काम करती। लेकिन बजाय इसके टाइम पास करने के लिए कि भाई एक हफ्ता दे दिया, अब वो एक हफ्ते के बाद बोला हमने वो कलश यात्रा निकाल दी, हमने बोला वो क्या 18 तारीख का बहुत प्रचार हमारे कुछ भाई कर रहे, बोला भाई हमने वो रेल रोको कर दिया। भाई हरियाणा प्रदेश में 2012-13 में पहली बार हमने किसान के लिए रेल रोकी थी, फिर 2014 में भी रोकी हमने रेल। तो भाई रेल रूल 2-4-6 घंटे हमारे जैसे नौजवान ही रोक सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, ये हमारे तमाम बड़े किसान नेताओं को और आम समाज को, कभी नेताओं के कपड़े फाड़ने का काम हो, नेताओं का विरोध करने का काम हो, रैलियों में काले झंडे दिखाने का काम हो, इन कामों के लिए हम इनफ हैं। हर जिले में 100-200 हमारे जुड़े हुए भाई हैं जो ये काम कर देंगे। अगर कुछ करना चाहते हो, हमारे किसान नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, तो वे दिल्ली में कुछ क्रांति करके दिखाओ, दिल्ली की सरकार पे दबाव बना के दिखाओ अपनी सारी ताकत को। यहाँ उन कामों में जो गांव के 10-10 बालक इकट्ठे होकर किसी नेता का विरोध कर देंगे, उसमें क्या लगना है। तो जो करने वाला काम है वो करने के बजाय ये आपस में जो कर रखा है काम, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उठा लेंगे ठाना, तो नेताओं के विरोध का काम हम कर लेंगे। हम देख लेंगे कौन प्रोग्राम करता है, उसका कैसे विरोध करना है। और ये 2-4-6 घंटे जो जाम वाली बात है, 150 आदमियों को बैठा कर हमने बोला वो कर दिया, वो काम भी हम कर लेंगे। हमने रेल भी रोकी, हमने बस भी रोकी, हमने ट्रैक भी, सारे काम करे हैं। तो भाई ये 2-4 घंटे वाले काम छोड़कर दिल्ली का या पूरे देश को परमानेंट बंद करने का कोई काम करो तो कोई कदम माने। ये तो टाइम काटने वाली बात है। बोला भी हमने महापंचायत रखी, ये तो बताओ महापंचायत में फैसले लोगे या खाली लोग इकट्ठे करके। अब मुजफ्फरनगर में थी इतनी बड़ी महापंचायत बुलाई, क्या मैसेज दिया भाई? बोला हम तो ताकत दिखाना चाहते थे। भाई ताकत तो जितने मुजफ्फरनगर में आदमी गए थे उतने तो ट्रैक्टर जाके दिखा दी थी दिल्ली को ताकत है। नरेंद्र मोदी का पता नहीं देश में कितने किसान हैं, नरेंद्र मोदी का पता नहीं हरियाणा पंजाब के जोड़ के कितने लाख ट्रैक्टर और आदमी बनते हैं। बात है अब एक ऐसे कदम उठाने की है जिससे सरकार मजबूर हो सके। ये पंचायतें कर करके हरियाणा में ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 100 पंचायतें तो कर ली होगी पिछली 26 जनवरी के बाद। उन पंचायतों में फैसला क्या हुआ? इन्होंने तो पंचायत शब्द की गरिमा को ही खत्म कर दिया। ये जो किसान आंदोलन में पंचायतें हुई हैं, कोई एक पंचायत से फैसला तो बताओ कि फलानी पंचायत से ये फैसला लेके और ये हमने एक्शन ले दिया। पंचायत के नाम पे रैलियां करके लोगों का टाइम पास करना, रैलियां नाम होता है ये अपनी अपनी जो है ना पहचान बनाने की। कभी कोई नेता सोचता है मेरी पहचान बड़ी हो जाए, कभी कौन सा सोचता है मेरी छोटी रहेगी, मैं भी बड़ी पंचायत कर लूं। तो पंचायत शब्द का तमाशा बना दिया हरियाणा प्रदेश के मेरे तमाम बुद्धिजीवी बुजुर्गों नौजवान साथी। तमाशा मत बनाओ चीज़ों का, ये तमाशा जो है आगे जाके नुकसान करेगा। वो यशपाल मलिक जो तमाशा बना के गया था जाट आरक्षण के नाम पे, जाट शब्द की मान सम्मान के नाम पे, दोबारा कोई जाट आरक्षण का जिक्र करने वाला नहीं मिला, दोबारा कोई जाट आंदोलन का जिक्र करने से चिढ़ होगी लोगों को। तो ये किसान जो आंदोलन चल रहा है, इसमें ये पंचायतें अगर करते हो तो कोई कठोर फैसला कराओ। 26 मई को, इसको अक्टूबर को यदि लखनऊ में महापंचायत है तो कोई केंद्र और योगी प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई फैसला कराओ किसी भी तरह का कोई।
लेकिन ये 4-4 घंटा के जाम, नेताओं के कपड़े फाड़ने का काम, ये तो फिर कह रहा हूँ भाई मेरे एक मैं संदीप भारती संभाल लूंगा, लेकिन कुछ करने की हिम्मत तो करो। टाइम काट के, लोगों को बरगड़ा के, राजनीतिक पिट्ठू बन के यदि ये जो ताकत समाज ने दी है इसका दुरुपयोग करोगे तो ऊपर इंसाफ जरूर होगा, ऊपर इंसाफ जरूर होगा। ये बड़ा समाज भी किसी न किसी दिन जाग जाएगा। अब ये मिशन कह रहे हैं बोला पंजाब मिशन चलाएंगे, अरे भाई मिशन पंजाब, मिशन हरियाणा, मिशन यूपी, मिशन देश तो जब चलाते ना जब किसान का सोल्यूशन करा लेते। ये तो दोबारा केजरीवाल मामला हो गया। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ भाई, लोकपाल के नाम पे केजरीवाल ने आंदोलन कराया था, भाई लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ। अब वो सिर्फ माहौल बना के उसको एक पार्टी में कन्वर्ट कर गए। ना तो दोबारा कभी लोकपाल का जिक्र उन्होंने बढ़ने के बाद करा, ना उनके खिलाफ वाला कोई करता है। तो इसका मतलब लोकपाल तो एक माध्यम था एक दुकानदारी जमाने का। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये 3 कानून भी खाली एक राजनीतिक माध्यम ना हो, कोई छोटा मोटा अपना राजनीतिक सेटिंग करने का। जिस तरह SYL का नारा हो गया ना, खाली रोटी तोड़ने का राजनीतिक, उसी तरह ये खाली रोटी तोड़ने का नारा ना हो जाए। तो मेरे भाई, इनको चुनाव की ओर जाने से पहले एक बार इनको दिल्ली के रास्ते में खड़ा करके देखो। अगर इनको लठों से डर लगता है तो लोगों को लठों में क्यों झोंक रहे हैं भाई? अगर इनको सरकार से टकराव से डर लगता है तो ये फार्म भरे क्यों थे भाई? सीधी राजनीति कर लेते भाई। 2 ही तरीके हैं समाधान के। पहला तरीका है राजनीतिक, दूसरा तरीका है राजनीति पे दबाव बना के समाधान का। अब राजनीति अगर करनी थी तो सबको पता है, अभी पार्टियों के साथ अपना चुनाव लड़ा जाता है, जीत हार हो जाती है, आप सत्ता में आ जाते हो, समाधान हो जाता है। यदि आप उसके अलावा कोई रास्ता चुनते हो तो आपको सत्ता से टकराना पड़ेगा। बिना टकराए टाइम पास करके अपना रोज का आज से कल, कल से परसों तो बात बनती नहीं। आज तक अगर और कुछ नहीं होता, मैं नेताओं को कहना चाहता हूँ और समाज को भी कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम इनको भूखे तो बैठा देते। ये जो हमारे जितने नेता बने हुए, हम 500-300 जितने संगठन हैं, इनको कह देते हुए मामरानसन पे बैठ जाओ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कोई कुछ तो हो, त्याग कहीं तो हो। त्याग की बजाय भाई टाइम पास चल रहा है। इस बात से मेरे को और हमारा जो सोच के लोग हैं, नौजवान, उनको बहुत पीड़ा है। अब आज के दिन राजनीति की तो हरियाणा में चलो 2024 में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पंजाब के इलेक्शन का बहुत नाम है। मैं नहीं समझ पा रहा किस बात से, क्योंकि भाजपा वहाँ पे पहले से कमज़ोर है। कांग्रेस की जितनी दिखाई दे रही है, कांग्रेस मोस्ट प्रोबेबली सरकार बना लेगी, लेकिन राजनीति के नाम पे अब हमारे बहुत सारे संगठन जो किसान आंदोलन में, वो पंजाब से। अब आगे जाके ये हो सकता है कि आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से जो महापंचायतें होंगी वहाँ शुरू होंगी, इलेक्शन नज़दीक आता रहेगा और बड़ी बड़ी महापंचायतें करवाते रहेंगे? हाँ, किसान के नाम पे जो सौदेबाजी है वो हरियाणा ने खूब कर ली पंचायतें, अब वो पंजाब में खिसकें, कुछ यूपी में चली जाएंगी। तो किसान खासकर, चलो नई पीढ़ी की बात कर लेते हैं, वो समझते क्यों नहीं है? समझते तो हैं, कुछ मेरी भी समस्याएं हैं। हमारे जो नौजवान नेतृत्व है जिसमें मैं भी उसका हिस्सा हूं, मैं लंबे समय से ये करता रहा किसान की लड़ाई। अब जब समय आया ना, उस समय पे निराशा, हताशा जो इतने लंबे संघर्ष की रही, वो मेरे में घर कर रही थी। मेरे को लगा यार ये खड़े होते नहीं समाज, कुटवा पिटवा के, मुकदमे लगवा के, और फिर भुगतने खुद को पड़ते हैं। ये 5-10 दिन का हो जाता है सारा। तो उतना जो हमारे को जो मेहनत करनी चाहिए थी व्यक्तिगत तौर पर, मेरे को जितना मतलब जुनून से मैं काम करता रहा था, उतने जुनून से नहीं करा। इस वजह से नौजवान डिसइल्यूजन हो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी लगा देते हैं, एनर्जी का जब आउटपुट मिलता नहीं तो निराश हो जाते हैं। तो वो आम नौजवान पीढ़ी को दिख रहा है सारी चीज़ें। नौजवान पीढ़ी जो सारी चीज़ों को देखती है, उसको दिख रहा है कि सॉल्यूशन का रास्ता नहीं है, ये तो राजनीति का रास्ता है ये जो चल रहा है अभी। ना तो किसी नेता के आज तक एक भी लाठी लगी, एक नेता का नाम बताओ जिसकी एक लाठी लगी हो। ना एक नेता 5 दिन 7 दिन भी जेल में गया। उसके बाद भी इस आंदोलन में 700 जाने भी जा चुकी हैं। इस आंदोलन में 40,000 लोगों में मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, लाठियां कितनी बार हो चुकी हैं। तो मेरे भाई, ये नौजवानों को समझ में आ रहा है, लेकिन नेतृत्व विकल्प ना मिल पाने के कारण ये टाइम जो है ना। इस आंदोलन के बाद कौन सा ऐसा, मतलब पूरा किसान आंदोलन हुआ, किस एक नेता की बात करता हूँ, किसका नाम सबसे ज़्यादा ऊपर क्या है इस आंदोलन के बाद किसान नेताओं में से? देखिए, इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा फायदा तो मेरे ख्याल से राकेश टिकैत को, मेरी जो सोच, राकेश हरियाणा की, हरियाणा में तो देखो गुरनाम जो है चढ़ोनी, जैसे लंबे समय से वो घूम तो रहे थे, लेकिन उनको एक रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। अब मिल गया वो। इस आंदोलन में रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन वो रिकॉग्निशन का कोई समाज को फायदा नहीं दे पा रहे। वो अपना जो छोटी मोटी राजनीतिक जान पहचान थी, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो भी उतने तक ही सीमित हैं कि बस भाई ठीक है, अपना इधर उधर राजनीतिक जान पहचान जुगाड़बाजी हो जाए। तो बताइए, इतनी रिकॉग्नाइजेशन तो हो चुकी है कि 24 के इलेक्शन में पर्चा भर देंगे, जीत तो जाएंगे। भाई मैं इस बात की भी तसल्ली नहीं मानता, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, ये चढ़ाता भी ऐसे ही है और गिराता भी ऐसे ही है। अच्छा। ये आदमी को मुख्यमंत्री से भी बड़ा गॉडफादर बना देता है, क्योंकि मैं हाल देख चुका हूँ, मैं यशपाल मलिक का हाल देख चुका हूँ। यशपाल मलिक को एक टाइम पे छोटू राम बना दिया था। लाखों लोग हर जिले में धरने पे बैठते थे, पहले छोटू राम
यशपाल मलिक को बताने का नारा लगाया जाता था, उसके बाद आके कुछ प्रवचन शुरू होते थे। तो ये हमारा समाज चढ़ाता भी ऐसे ही है, लेकिन जब इसकी आशाएं टूटती हैं गिराता भी उतनी स्पीड में। गुरनाम चढ़ूनी को जो ताकत दी, टिकैत को जो ताकत दी, इनको इसलिए दी कि एक अंदर की इन्होंने इच्छा को जगा दिया, किसान के सपने को जगा दिया कि वे किसान को कोई बड़ा कुछ दिलवाएंगे। यदि ये लोग कुछ नहीं दिलवा पाए जिस ओर ये जा रहे हैं, तो इनको वही होगा जो यशपाल मलिक के साथ हुआ। तो ये सपने दिखाने वाली बात होगी। बीजेपी 2014 में जो सपने ऐसे लेके आए थे ऐसे ही दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े सपने दिखा के अगर इस ट्रैक पे ही चलते रहे तो ऐसा ही होना है। इस ट्रैक पे चलते तो हो चुका है। आप ये देखिए यार, 12 महीने एक मतलब शादी होके बच्चे हो जाते हैं 12 महीने में। तो अब ये कितने बड़े बड़े दावे बिला। भगत सिंह के चाचा ने 11 महीने आंदोलन लड़ा था। भगत सिंह के चाचा को तो देश निकाला मिला था, वो तो सारी जिंदगी बेचारा दर बदर रहा था। उसने तो सारी जिंदगी ये मान के चलो कि धक्के खाए थे। यहाँ तो मौज चल रही है। जो भगत सिंह के चाचा ने, भगत सिंह और ने और उस समय के क्रांतिकारी ने जो तकलीफ उठाई, यहाँ ठा रहा है क्या कोई भाई? वो तो अंग्रेजों की लाठियां खाई, अंग्रेजों की जेड़ें काटी उन्होंने 11 महीने में। तो 11 महीने का तो छोड़ो, ये तो 90 साल देश की आज़ादी का लड़ाई का आंदोलन चला। ऐसे ऐसे बहाने टोरे भाई। आज़ादी के आंदोलन का जो चलना था उसमें कुर्बानियां होकर एक अधिकार हमारे को मिल गया 5 साल में, अपनी मर्जी से अपने आज़ादी को चुनने का। भी किसको नेता बनाना है हमारे हाथ में आएगा, किसको राजा बनाना है। तो उस आधार का इस्तेमाल करके 5 साल में तो वैसे मौका मिल जाएगा। हम आंदोलन इसलिए चलाते हैं कि 5 साल वाली व्यवस्था से हम पहले समाधान चाहते हैं। हम 2024 तक बात नहीं जाने देना चाहते ना, 24 में तो कर लेते गुट्ठे समाधान। हमारे को जल्दी समाधान था, ये तभी तो मैदान में आए थे। और जल्दी समाधान का जो तरीका है वो तो वैसे सरकार से टकराव का तरीका है। ये अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे, कोई इसको ये कहे ये तो मरवा देंगे ऐसे, वो कह सकता है। लेकिन मेरे भाई, ना तो हमने कोई इस तरह का कोई अमर्यादित या मतलब अनुशासनहीन काम करा है। आंदोलन होता है, टकराव होता है, नुकसान भी होता है, लाठियां भी होती हैं, सर भी फूटते हैं, मुकदमे भी होते हैं। लेकिन मेरे भाई, इस तरीके से आंदोलन को डर दिखा के ये तो यार ऐसे हो जाए और कमजोर कर देना, वो तो भाई वो आंदोलन की सोच ही नहीं है। वो तो कोरी राजनीतिक दलाली वाली सोच है। अब बाई इलेक्शन में जो बीजेपी और जेजेपी का एक कदम है कांडा साहब के लिए, तो इसके पीछे क्या मंशा है बीजेपी की? बीजेपी की तो एक ही मंशा होती है, वो बांटो और राज करो। जो अंग्रेज एक दे के गए थे कि बांट को राज करो, वो जाट और गैर जाट का चाहती है चुनाव को बनाना, वो किसान और गैर किसान का चाहती है चुनाव को बनाना। इस वजह से उसने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है भाई जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत चमकदार है, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप हैं कि बीजेपी भी चिट्ठे ले घूमती थी, ये कांडा ऐसे है, कांडा वैसे है। जो ये हमारी ये क्या थी जेजेपी, ये दिग्विजय चौटाला हमारा भाई पूरे झंडे ठाए घूमता था। तो ये तो मेरे भाई इन्होंने उसको उम्मीदवार बनाया जिसको कल तक ये खुद गालियां देते थे। तो इनकी तो सिर्फ इतनी सी सोच है कि समाज में डिवीजन हो, किसान गैर किसान, जाट गैर जाट के नाम पे, और इनको वोट मिलके कुछ ये छोटी मोटी चुनाव के टाइम पे जो सरकार का दबाव वाली सेटिंग होती है उससे रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आ जाए, इतनी सी इनकी सोच है। ना तो इनका कैडर था, बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। क्या इनके पास पूरे सिरसा में कोई कैडर का एक आदमी भी नहीं था कि एक इंपोर्ट करके कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट लाना पड़ा जिसके विस्तार से चिट्ठे पहले से खुले हुए हैं। ये ऐसा इलेक्शन लग रहा है मेरे को जहां ना बीजेपी चाहती है और ना जेजेपी चाहती कि मेरा कैंडिडेट आए। इनको देखो जूत तैयार दिखाई दे रहे थे, जो किसानों के जूत थे वहाँ 10-10 नंबर वाले, वो तैयार दिखाई दे रहे थे। तो इनमें से कोई चाह नहीं रहा था कि मैं उन जूतों का सामना करूं। तो कांडा साहब का क्या जूत खड़ गया? उनका क्या है कि देखो वो तो विकल्प नहीं है उनके पास, वो राजनीति में रिलेवेंट रहना चाहते हैं अगले कुछ साल तक। अब वो भाजपा में जाके टिकट ले लिया तो भाजपा नेता का लेबल तो लग गया। अब जिस टाइम गोपाल कांडा जहाज में बैठ के समर्थन करने गए थे, जो लानत मलानत हुई थी बीजेपी की, अब ये पहली बार हुआ कि कोई समर्थन करने जा रहा है और हाथ जोड़ के कह रहे हैं ना कर हमारा समर्थन। हैरानी की बात है, ये गोपाल कांडा ने सरकार का समर्थन कर रखा है, सरकार समर्थन नहीं ले रही उसका। ये तो फैक्ट है। ये तो फैक्ट है। तो मेरे भाई ये रिलेवेंट होने के लिए इनके पास तो अच्छा मौका मिल गया कि भी बीजेपी जो घर आए को वापस दरवाजा बंद कर रही थी, घर के अंदर तो घुसा लिया। अब गोपाल कांडा ये कहते घूमता है कि मैं तो बीजेपी का समर्थन कर रखा है, बीजेपी ने तेरा समर्थन ले तो नहीं रखा। अब लेकिन ये मजबूरी होगी बीजेपी की। तो भाई ये तो कांडा फैमिली को तो अपनी कहते हैं ना भाई, एक आदमी जो जात से गिर रखा हो और उसको दोबारा से ओके पे बैठने का, पंचायत में आने का मौका मिल जाए, उसके लिए इतना ही बहुत है। अब ये हारो जीतो इनको फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है, ये तो इज्जत में आ गए कि उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा। भाई हम तो वो कहते हैं ना बीजेपी की गंगा में धो जाते हैं पाप सारे। तो इनको तो पाप धोगे भाई सारे, इनको तो मौज हो रही है। ये बात तो कभी से कई नेता बोलते आए हैं कि बीजेपी में आने से पहले आप 50 तरह के दोषी होते हो, बीजेपी में आने के बाद आपके सारे दोष इग्नोर हो जाते हैं। हाँ, बीजेपी जो है ना गंगा जी से जो ताकत है वो ले रही है। ये असली बदलाव बीजेपी की, चलो बात चल रही है, छोटा सा आखिरी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये बीजेपी एक समय पे बड़ी अच्छी पार्टी मानी जाती थी, इस लेवल पे नहीं कि एक तो आजकल ये होता है कि बीजेपी में कोई आएगा तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व का नेता नहीं होगा।
खासकर जैसे हमें देखने को मिला बंगाल उपचुनाव की बात है तो बंगाल में क्या कहा गया, जो टीएमसी से निकल के गए थे सारे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं माना जाता था, वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए थे। यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो ये बीजेपी में कब से हो रहा है? वर्तमान जो बीजेपी का नेतृत्व है इसने अपने पैरामीटर चेंज कर लिए, प्रायोरिटी चेंज कर ली। पहले जब तक अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक की बात थी, उस समय प्रायोरिटी क्या थी कि भाई सिद्धांत जिंदा रहने चाहिए, चुनाव में हार हो चुनाव में जीत तो कोई बात नहीं। अमित शाह के नेतृत्व में जो भाजपा का कैडर बना उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। वो कहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में हो, बाकी चीज़ें हम अपने आप कर लेंगे। जो कहते हैं ना मीन्स और गोल, इनके लिए सिर्फ गोल महत्वपूर्ण है, मीन कैसा भी हो, मतलब मकसद को पाने का जो रास्ता है वो कैसा अच्छा हो बुरा, इनको फर्क नहीं पड़ता। नेतृत्व जैसा होता है पार्टी वैसी हो जाती, सरकार वैसी हो जाती। चलो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे हरियाणा के सीएम है खट्टर साहब और डिप्टी सीएम है दुष्यंत सिंह, ये तो दिख रहा है फैक्ट है। अगर इन दोनों की पोजीशन को इन्वर्ट कर दिया जाए या फिर सीएम की पोजीशन पे दुष्यंत आते हैं तो क्या कुछ बदलाव आएगा या फिर वही है? ना ना ना, कोई बदलाव नहीं। दुष्यंत चौटाला जो है ना बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है। जो आदमी अपने मंच पे चौधरी छोटू राम को गालियां दिलवा सकता है और चुपचाप बैठ के तालियां बजा सकता है, उस आदमी से मैं किसान के भले की या परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। जो रामकुमार गौतम 23 मार्च 2018 को 19 को इन्होंने किया था बरवाड़ा में, उसके बाद मैं इस बारे में क्लियर हूँ कि ये कोई परिवर्तनकारी सैद्धांतिक सोच नहीं है। प्योर जो एक पॉलिटिकल सोच होती है ना, अपॉर्चुनिस्ट, भाई ये यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, वो मामला है। तो राजनीति में सिद्धांत की जो बात है, मेरे को ये दुष्यंत के मुख्यमंत्री बनने से मेरे को किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। ये हमारी जो सोसाइटी है इसमें स्ट्रक्चरल बदलाव की ज़रूरत है। हम जो इनके गुलाम हो रहे हैं ना, बाप बेटा पार्टियों के, इनके भी उसके भी और उसके सभी जगह पे, जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक कोई परिवर्तन आएगा नहीं, जब तक विकल्प नहीं मिलेगा। अब प्रयास तो था हरियाणा का पिछली बार कि एक मजबूत विकल्प पेश किया जाए राजनीति में, दुष्यंत का सपोर्ट इसलिए करा था, लेकिन वो विकल्प बनने की बजाय, वो सिद्धांत पे खड़े होने की बजाय वो अपना पलटी मार गए। भाजपा जो बाप बेटा वाली पार्टी नहीं है, वो जाति के पंथ के नाम पे बांटने वाला काम करती है। वो चेहरा दिखाती कुछ और है, पीछे से मिलती कुछ और है। तो हरियाणा का जो नौजवान है ना, वो एक कहना है ना, एक मतलब ऐसी स्टेज में है जहाँ उसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। जो उसको बड़ा एक दिखता है कि हाँ भाई ये बड़ी बात कह रहा है, लगता है कुछ करते, उसके पीछे लग जाते हैं। दुष्यंत के पीछे लगे, पहले यशपाल के पीछे लगे, अब ये टिकैत और चटुनी लग रहे, इनके पीछे लगे। तो हम भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन वही समस्या, हम भी उसी पीढ़ी में नौजवानी में आते हैं, वो रास्ता आगे का हमारे को नहीं मिल रहा, इतनी ताकत हम नहीं महसूस कर रहे हम कोई आगे का सारा काम पलट पाएँ। तो भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टियां, यदि ये कुछ अच्छा एजेंडा इनके पास होता तो हरियाणा जो था ना, मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि दुष्यंत को दे दिया और उसको दे दिया। इनके पास कोई आगे का रास्ता है नहीं। कोई मजदूर के नाम पे खा रहा है, कोई अपीजमेंट दलित के नाम पे या मुस्लिम के नाम पे, वो हिंदू अपीजमेंट के नाम पे खा रही। तो दुष्यंत के आने से मेरे को कोई किसी किस्म का नहीं लगता कि परिवर्तन करने वाला काम करे। चलिए आखिर में हमारे हरियाणा की जनता को, युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई ये समय आ चुका है युवा साथियों, अब समय आ चुका है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में जो कशमकश का समय था ना, जब गांधी जी के पीछे लोग खड़े थे और नौजवान चाह रहे थे परिवर्तन, तो सारे हरियाणा के भाई मेरे पास संपर्क में लगातार हैं। सारे एक ही बात कहते हैं, भाई मैदान में आओ। भाई मैं तो आ गया, मान लो मैदान में आ चुका हूँ। मैं तो आप भाइयों से मैं अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि भाई मैदान में आने की अपनी शुरुआत कर दो। जिला दर जिला हम मीटिंग करके और खुलेआम कहेंगे, हमारे समाज को भी हम लेते हैं ठेका। किस बात का ठेका? ये नेताओं के विरोध के नाम पे जो हमारी ऊर्जा खराब करी जा रही है, उसका हम लेते हैं जिम्मेदारी। ये 2-2 घंटे के जाम जो लगाए जा रहे हैं, हम लेते हैं जिम्मेदारी। हमारे जितने ये संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, इनसे मेरी अपील है और आपसे अपील है नौजवानों की, इनको संदेशा पहुंचाओ कि वे दिल्ली के मोर्चे संभालो, दिल्ली के बॉर्डर संभालो और दिल्ली को मजबूर करो कि काम करे, यहाँ अपनी ताकत को जाया ना करे। और आगे जिला दर जिला मीटिंग लेके हम प्रयास करेंगे इस आंदोलन को हम एक नई दिशा, मजबूत दिशा, समाधान की दिशा दे पाएं। और इसमें आप सबका हमें सहयोग चाहिएगा। और मुझे विश्वास है आप जैसे पहले जब हम संघर्ष कर रहे थे आपने सहयोग करा था, आगे सहयोग देने का काम करेंगे। सभी भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।